गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट नंबर 5 रीड करेंगे। 19वीं सदी की जो अंतिम चौथाई के अंदर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में हम रीड करना है। जो अंतिम चौथाई थी इसमें राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा था, क्योंकि जो सदी के प्रथम भाग में राष्ट्रवादी भावना उभर कर सामने आई, अब वो नहीं रह गया था स्वभाव। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मर्सेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मंटेनेग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको स्लाव के नाम से जाना जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। जो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ उससे स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी जितने जो क्षेत्र इनके अधीन थे बाल्कन क्षेत्र के अंदर, अल्बेनिया, बुल्गारिया, यूनान, मर्सेडोनिया, क्रोएशिया, ये सारे एक के बाद एक स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे इनके चंगुल से निकलकर। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर दिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। विभिन्न स्लाव का मतलब वहाँ रहने वाले लोगों को स्लाव के नाम से जाना जाता था। उन लोगों ने अपनी परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका थियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल होती इसलिए चली गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धाएं थी। व्यापार के लिए, उपनिवेशों के लिए, नौसैनिक और सैन्य ताकतों के अंदर काफ़ी कंपटीशन था। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उनमें यह प्रतिस्पर्धाएँ खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपने शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो हुआ, अंत में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में चला। ये साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, उपनिवेश जो बनाए गए थे, ये किया था औपनिवेशीकरण, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे। हर तरफ जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करके संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरे थे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं
और नहीं दोहराए गए थे, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था, एक अलग से राष्ट्रवाद विकसित किया था लोगों ने। मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए और स्वाभाविक और सार्वभौम इसको मान लिया गया था, सारी जगहों पर इसको लागू कर दिया गया।